दोस्तों, दूरदर्शन भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर टीवी चैनल रहा है। इस चैनल ने हमें टीवी देखना सिखाया और जितने भी 90s के लोग होंगे वो दूरदर्शन से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। एक 90s तक का बच्चा बचपन से ही दूरदर्शन देख के पहले बड़ा हुआ है और आज के डेट में बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं, लेकिन दूरदर्शन सबको जरूर याद होगा क्योंकि बचपन में शक्तिमान, रामायण, महाभारत ये सब तो हम सब ने देखी है। लेकिन आज की डेट में वो जो हमारा सबसे पहला टीवी चैनल था दूरदर्शन, उसे कोई नहीं देखता है। तो ऐसा क्या हुआ कि सबसे पॉपुलर जो टीवी चैनल था आज उसकी कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे दूरदर्शन दुनिया का सबसे बड़ा टीवी चैनल बना और आज की डेट में कैसे वो मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप भी दूरदर्शन के जैसे न बन जाए, आपका ब्रांड भी दूरदर्शन के जैसे मार्केट से बाहर ना हो जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो की सारी लर्निंग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है भारत के आजादी के बाद की, जब भारत में लोग अक्सर किताबें पढ़ा करते थे या फिर भारत में लोग रेडियो सुन लिया करते थे। और 15 सितंबर 1959 को एक एक्सपेरिमेंट किया गया टीवी इंडिया की तरफ से और उन्होंने ये देखा कि एक न्यूज चैनल भारत में चलाया जा सकता है। 1965 से इसको रेगुलरली भारत में चलाना शुरू किया गया क्योंकि उसके पहले लोग न्यूज में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो एक 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन शुरू किया गया, जिसमें शुरुआती अगर हम एंकर्स की बात करें तो प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान जैसे कुछ स्टार्टिंग एंकर्स थे। इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया क्योंकि इसके पहले लोग सिर्फ न्यूज सुना करते थे रेडियो पे या पिछले दिन अखबार में पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब लोगों को विजुअली न्यूज दिखने लगी तो लोग बड़ा ही खुश हुए और भारत में एक टीवी का चलन शुरू हो गया था। इसी समय भारत में हरित क्रांति भी चल रही थी, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के तौर पे जानते हैं, क्योंकि भारत बड़ा गरीब देश था अंग्रेजों के जाने के बाद। तो भारत में लोगों को फार्मिंग बहुत ज्यादा कराने की कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश में भारत ने कृषि दर्शन शुरू किया। कृषि दर्शन की शुरुआत 26 जनवरी 1967 में की गई। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो एक तरह से है। इसमें किसानों को बताया गया कि आप किस तरह से क्रॉप उगाइए, क्या 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 आपको मुश्किलें आती हैं। अभी ये सब कुछ चीजें चल रही थी और इसके बाद जो टेलीविजन की सर्विस थी वो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमृतसर तक भारत में पहुंचाना चालू कर दिया गया और 1975 तक भारत के करीब 7 शहरों में दूरदर्शन चला जाने लगा था। और इसी समय इंदिरा गांधी जी ने 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को बिल्कुल अलग कर दिया गया और अब इस चैनल का नाम पूरी तरह से दूरदर्शन हो गया था। इसके पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया था। अभी कुछ ही बेसिक शोज चल रहे थे और इसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके चीजें बढ़ाने जाने लगी दूरदर्शन पे। 1982 में इंदिरा गांधी जी का जो इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच था वो भी लाइव टेलीकास्ट किया गया। बहनों और भाइयों, इसके बाद 82 में ही एशियन गेम्स जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था उसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग जितना सेरेमनीज हुए थे उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया गया। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि दूरदर्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है। 1984 ने दूरदर्शन में अपना एक और नया टीवी चैनल चालू किया, DD2, जिसे हम डीडी मेट्रो के भी नाम से जानते हैं। और इसी समय 1984 में दूरदर्शन कई नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसी समय इन्होंने हम लोग नाम का एक स्पॉन्सर्ड टीवी शो किया। ये शो काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये नए तरीके का बिल्कुल शो था और ये काफी इंडिया में जाना जाने लगा। इसके बाद दूरदर्शन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कई सारे नए शोज आने चालू हो गए थे, जैसे कि ये जो है जिंदगी, बुनियाद, मालगुडी डेज, श्रीकांत, भारत एक खोज, मिर्जा गालिब। और इसके बाद दोस्तों कुछ एक ऐसे भी टीवी शोज थे जिसने दूरदर्शन को एक नई उड़ान दे दी, जैसे कि रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे सीरियल जब आए तो इसने दूरदर्शन के लिए एक बड़ी ऑडियंस उठा के ले आए। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन। क्योंकि इसके पहले जब भारत में लोग रामायण और महाभारत सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे और इमेजिन किया करते थे, लेकिन भारत में पहली बार कोई ऐसा था जिसने ये विजुअली सामने लाने की कोशिश की और दूरदर्शन से लोग एकदम जुड़ते गए। समय यह हो गया कि जब दूरदर्शन पे रामायण या महाभारत चलता था तो लोग गांवों में एक साथ 200-400 की संख्या में एक जगह टीवी लगता था और लोग बैठ के देखा करते थे। इतनी बड़ी डिमांड दूरदर्शन की होती जा रही थी, दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से 1992 में लिबरलाइजेशन होता है। इसका मतलब यह था कि अब और नए प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं, बाहर से भी और सारे प्राइवेट प्लेयर्स आके अपना टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दूरदर्शन की बिल्कुल मोनोपोली थी और सब लोग सिर्फ दूरदर्शन ही देखा करते थे।
दोस्तों यहां पे जी टीवी सबसे पहला एक इनका कंपटीटर आता है मार्केट में, और दूरदर्शन को अब एक कंपटीशन मिलना शुरू हो जाता है जी टीवी से। जी टीवी ने यहाँ पे कुछ फैमिली शोज और कुछ ड्रामा टाइप के सीरियल्स बनाने चालू किए। दूरदर्शन यहाँ पे अपनी सबसे बेस्ट टाइम पे था और यहाँ पे इन्होंने कुछ नए शोज ले आए, जैसे कि चंद्रकांता हुआ, अलिफ लैला हुआ, और ये प्राइम टाइम शोज में इन्होंने रात के समय में लाया। लोग बहुत तेजी से दूरदर्शन से अटैच हुए। अब यहाँ पे इनको और नए ऑडियंस मिल गई थी, क्योंकि जी टीवी जब इस तरह के शोज बना रहा था तो दूरदर्शन तो पहले से पॉपुलर था। तो यहाँ पे लोग जब शाम को घरों पे बैठा करते थे तो वो अलिफ लैला और चंद्रकांता जैसे शोज देखना शुरू कर चुके थे दूरदर्शन पे। लेकिन 1995 तक और कई सारे चैनल्स आ गए, जैसे कि स्टार प्लस हो गया, सोनी टीवी हो गया और होम टीवी 18 हो गया। ये सब तरह के चैनल्स ने दूरदर्शन को अब बड़ा कंपटीशन देना चालू कर दिया था। दूरदर्शन को ये समझ में आ रहा था कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बहुत सारे जो टाइम है और बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो दूसरे के पास चले जाएंगे। दूरदर्शन ने यहाँ पे भारत का मूड समझा और उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर घर में जो बच्चे हैं वो जो चैनल चाहेंगे वही चलेगा। यहाँ पे दूरदर्शन ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए और कुछ इस टाइप के शोज लेके आए जो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे दूरदर्शन ने जूनियर जी लॉन्च किया, यहाँ पे दूरदर्शन ने शक्तिमान लॉन्च किया, नंदू अपना टाइप के कुछ कॉमिक सीरीज इन्होंने लॉन्च किए। अब इसने दूरदर्शन की एक नई मार्केट में जगह बना दी और ये दूरदर्शन अगले 5 साल तक बिल्कुल अच्छे से मार्केट में राज कर रहा था, अभी 2000 साल तक भी। और साल 2000 में सब टीवी की भी शुरुआत हो गई थी। सब टीवी कई ह्यूमरस शोज लेके आने लगा था। यहाँ पे स्टार प्लस फीमेल से रिलेटेड कई सारे शोज लेके आ गया था, जैसे कि आप कहानी घर घर की, इस तरह के बहुत सारे शोज भारत में चलने शुरू हो गए थे। दूरदर्शन ने यहाँ पे मार्केट से बाहर नहीं हुआ और ये भी उस कंपटीशन का पार्ट बना, क्योंकि ये मार्केट को उस समय तक समझ रहा था। 2003 में इन्होंने डीडी मेट्रो को पूरी तरह से अपने आप से अलग किया और उसे बिल्कुल न्यूज का बुलेटिन का बनाया। और दूरदर्शन पे इन्होंने कई सारे नए शोज ले आए, जैसे कि अगर हम बात करें तो मेहर, मिस इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये शोज फैमिली के थे। अब यहाँ पे फैमिलीज इनसे जुड़ती गई और साल 2005 में इनका एक और टीवी सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, हवाएं नाम का, जिसमें इन्होंने कुछ पैरानॉर्मल साइंस से रिलेटेड चीजें करने की कोशिश की। 2005 का ये बेस्ट टीवी शो का अवार्ड भी इस चैनल को मिल चुका है। लेकिन अब दूरदर्शन को लगा कि हमें कुछ पॉपुलर टीवी शोज से हमें एक टाई अप करना चाहिए और इन्होंने एकता कपूर की कंपनी से टाई अप किया, संजय लीला भंसाली के साथ टाई अप किया और यहाँ पे इन्होंने पवित्र बंधन, सरस्वती चंद्र जैसे कई फेमस दूरदर्शन के शोज लॉन्च किए। लेकिन दोस्तों अब मार्केट इनके हाथ से निकल रही थी, क्योंकि दूरदर्शन अभी भी अपने पिछले तरीके से चल रहा था। दूरदर्शन अब इनोवेशन कम करता जा रहा था, क्योंकि अगर हम साल 2005 के बाद देखें तो इंडियन यूथ में काफी ज्यादा चेंज आया है। यूथ बहुत तेजी से मार्केट में बदलना चालू हुई, क्योंकि नए नए टीवी सीरियल्स में इंडिया में एक्सपोजर बढ़ता गया। साल 2010 के बाद दूरदर्शन के जो टीवी सीरीज थे वो अब लोगों को बोरिंग लगने लगे थे, क्योंकि दूरदर्शन समय के साथ इनोवेट नहीं कर रहा था। इनके कंटेंट में पहले तो बहुत दम था, लेकिन उसके साथ आपको इनोवेशन भी चाहिए, आपको नए एक्सपोजर भी चाहिए, ताकि वो जो ऑडियंस, जो बच्चे थे जो शक्तिमान देखा करते थे, अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उस हिसाब से आपको भी चेंज होना चाहिए। लेकिन दूरदर्शन ने ये चेंजेस किया नहीं और इनका चैनल अब बहुत तेजी से मार्केट से नीचे जाने लगा था और नए नए चैनल्स की मार्केट में बहुत तेजी से स्पीड बढ़ती जा रही थी आने की। और इसके बाद दूरदर्शन ने कई सारे चेंजेस किए कि वो रात का जो न्यूज बुलेटिन आता था वो भी इन्होंने बंद किया, कि ताकि लोग बोर ना हो। इन्होंने 4 से 7 बजे का सीरीज भी अपना बंद कर दिया ताकि लोगों को बोर कम हो। ये दूरदर्शन की कोशिश थी कि हम एक अच्छी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकें। यहाँ पे दूरदर्शन दोपहर के कई सारे शोज बना रहा था, जैसे अमृता, अनुदामिनी, ऐसी प्रेम कहानी, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, और इस तरह के कई सारे शोज आ रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ खाने के भी शोज स्टार्ट किए, जैसे कि शेफ की रसोई, संजीव कपूर को इन्होंने लेके आया। लेकिन दोस्तों इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मार्केट में और जो टीवी चैनल्स थे वो काफी इनोवेशन के साथ काम कर रहे थे। वो आज के जो यूथ है वो उस हिसाब से काम कर रहे थे। मैं बड़ा सिंपल अगर एग्जांपल दूं कि आज के जो टीवी चैनल्स हैं वो कपड़े भी उसी तरह के यूज करते हैं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन दूरदर्शन इन चीजों को उतना समझ नहीं पाता है। वो बिल्कुल पुराने तरीके से आज भी चलता आ रहा है। दूरदर्शन की टीआरपी मार्केट से गिरती जा रही थी और दूरदर्शन मार्केट से एकदम पिछड़ चुका था। 2014 में इन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। अपना नाम के साथ इन्होंने एक स्लोगन जोड़ा, दूरदर्शन देश का अपना टीवी चैनल। अब ये सब करने से दोस्तों कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। अब 2017 आते आते इन्होंने अपने सारे शोज बंद कर दिए और अब दूरदर्शन सिर्फ अपने पुराने रिपीटेड टेलीकास्ट चला रहा था।
लेकिन दोस्तों साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि दूरदर्शन की बिल्कुल व्यूअरशिप एकदम तेजी से बढ़ गई। वो ये था कि दूरदर्शन जब लॉकडाउन चल रहा था तो इन्होंने अपने महाभारत और रामायण जैसे जो सीरियल थे उसका रीटेलीकास्ट इन्होंने किया। लोगों को लगा कि दूरदर्शन फिर से रिवाइव कर जाएगा, लेकिन जो ऐसा सोच रहा है उसको ये बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है। मैं बता दूं कि ये वही लोग देख रहे थे जो पहले एक बार दूरदर्शन पे ये सारे शोज देख चुके हैं, तो आपको एक कुछ यादें माइंड में रहती हैं, आप खाली बैठे थे तो आप वो शो फिर से एक बार देख लेंगे। लेकिन इससे दूरदर्शन के रिवाइवल से कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन इनोवेशन छोड़ चुका है। जो इनोवेशन छोड़ देगा वो मार्केट से हमेशा बाहर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से दूरदर्शन मार्केट से बाहर होता गया, इसको हमें थोड़ा सा क्लोजली समझना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली दूरदर्शन कैसे मार्केट से बाहर हुआ ये समझने के लिए हमें कुछ मेजर रीजन समझने होंगे। सबसे पहले तो किसी भी टीवी चैनल को चलने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ही पैसे मिलते हैं चैनल को, जिससे वो चला करता है और अपने नए नए शोज मार्केट में लेके आया करता है। तो यहां पे दूरदर्शन के पास कोई अच्छे अब एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो करीब 55% लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर चुके हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियोस हो गए, इस तरह की चीजों पे लोग मूव कर चुके हैं। और 40% की करीब ऐसी पॉपुलेशन है जो कि टीवी वगैरह देखा करती है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ओटीटी पे अगर कोई कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट चलाती है तो बहुत इजीली वो मेजर कर सकती है कि क्या क्या एनालिटिक्स आ रहा है, और टीवी पे वो चीजें मेजर नहीं हो सकती है। कितने लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया ये ओटीटी पे पता करना इजी है, लेकिन टीवी पे वो पता करना मुश्किल है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे टीवी की व्यूअरशिप मार्केट से खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टीवी चैनल्स थे वो पूरी तरह से अपने आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। सोनी ने भी अपना सोनी लाइव स्टार्ट कर दिया। ये रीजन था कि वो एडवर्टीजमेंट उस हिसाब से चेंज कर सकें। लेकिन दूरदर्शन को क्या आपने देखा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हुए? कभी नहीं। इसके पीछे भी और कुछ मेजर रीजन है, थोड़ा सा और डीप डाउन करने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन को एक साल के लिए चलाने का खर्चा करीब 2000 करोड़ रुपए का आता है, जिसमें से 68% गवर्नमेंट देती है। तो यहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन चैनल्स को। दूरदर्शन को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपना कौन सा टीवी चैनल या कौन सा शो चला सके। ये 1970s से गवर्नमेंट कंट्रोल करती आ रही है और आज तक गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल कर रही हैं। और जहां भी दोस्तों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता है वो पीएसयू मार्केट से बाहर हो जाती है। जैसा कि हमने बीएसएनएल के वीडियो में बात किया, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बीएसएनएल मार्केट से बाहर हो गई। और यहां पे भी अगर हम देखें कि अगर दूरदर्शन को बिल्कुल फ्रीडम होती तो दूरदर्शन और नए टीवी सीरीज अपने लॉन्च करता। यहां पे बिजनेस मॉडल में ही गलती है, क्योंकि जो मनी एलोकेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो जो पैसा देगा वो तो उस पर रूल करेगा ही। यहां पे दूरदर्शन को पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। भले वो गवर्नमेंट की एंटिटी हो, लेकिन उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होना चाहिए था। इसी वजह से दूरदर्शन मार्केट से बाहर होता गया और आगे भी आने वाले टाइम में कुछ बड़े रिवाइवल के प्लान दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सैम पिट्रोडा जी ने यहां पे 2014 में 26 एक्शन प्लान दूरदर्शन को लिए दिए थे कि इनको अपने आप को इनोवेट करना चाहिए कुछ क्रिएटिव तरीकों से, जिसपे कोई इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में भी आप कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये डिजिटल का टाइम है। अगर दूरदर्शन पूरी तरह से डिजिटल आए, अपनी ऐप लॉन्च करे, कुछ पॉपुलर टीवी शोज लेके आए, क्योंकि एक जुड़ाव तो हमेशा हमारा आपका कभी ना कभी दूरदर्शन से रहा ही है, तो उसको रिवाइव करना इजी है। लेकिन उसके लिए दूरदर्शन स्टेप लेगा कि नहीं, ये आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को फाइनली समराइज करें तो यहां पे दूरदर्शन की सबसे बड़ी कमी थी इनोवेशन की और इनके बिजनेस मॉडल की, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट की। अगर ये कुछ फैक्टर्स यहां पे दूरदर्शन इसके सॉर्ट आउट कर सके तो ये मार्केट में अपने आप को रीलॉन्च कर सकते हैं। और आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर दूरदर्शन चलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो ऑडियंस आज बैठी है वही आपके टीवी चैनल को देखेगी। तो आज का बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, वो पबजी खेलता है, आपको उस टाइप के शोज दिखाने पड़ेंगे। तो यही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से दूरदर्शन मार्केट से बाहर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।